हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपका बीए जो थर्ड सेमेस्टर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसका सोनेट नंबर 130 जिसका नाम है माय मिस्टर्स आइज आर नथिंग लाइक द सन, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम राइटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। ये एक जगह है स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, यहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर ऑफ ऑल टाइम। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में इतने अच्छे वर्क्स लिखे हैं। देखो, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने क्या किया, जो बहुत सारे वर्क्स को इधर उधर से कॉपी किया, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट वे से, कि आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड इनके वर्क्स को पढ़ा जाता है। ही हैज रिटन 154 सॉनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स एंड 37 प्लेस। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 154 सॉनेट्स लिखे थे और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और 37 प्लेस, जिसमें से इनके जो 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं वो बहुत फेमस हैं। HOKM से हम इसे याद रखते हैं। हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ, ये इनकी 4 फेमस ट्रेजेडीज हैं। जो हमारी आज की पोम है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। शेक्सपियर रोट 154 सॉनेट्स, अभी हमने पढ़ा है ना, थ्रू वाइट आउट हिज लाइफ टाइम उन्होंने लिखा है। लेकिन जो 154 सोनेट्स है ना, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। जो 1 से लेकर 126 सोनेट्स है ना, यहाँ लिखा है हमने, देखो 126 वर रिटन टू अ फिगर नोन एज फेयर यूथ, है ना, फेयर यूथ को डेडिकेट किए इन्होंने। और जो उसके बाद 126 से लेकर 154 तक जितने भी सोनेट्स हैं, द रिमेनिंग 28 पोम्स वर रिटन टू द डार्क लेडी, है ना, जो बाकी पोम्स हैं उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है। एन अननोन फिगर इन शेक्सपियर्स लाइफ, कोई नहीं जानता उसके बारे में। हु वाज ओनली कैरेक्टराइज्ड थ्रू आउट सोनेट नंबर 130 बाय हर डार्क स्किन एंड हेयर, है ना, मतलब उस डार्क लेडी जो इन्होंने ये 27 से लेकर 154 सोनेट्स डेडिकेट किए हैं और डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, जो हम 130 जो हमारे आज के पोएम उसमें हम पढ़ेंगे। द डार्क लेडी वाज कॉल्ड सो फार हैविंग दोस कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्क्राइब्ड इन दिस सोनेट, है ना, जो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हम आज के पोएम में पढ़ेंगे। As with the fair youth, scholars identify her with a real historical individual, लूसी नीग्रो। लूसी नीग्रो नाम की एक लेडी थी, और जो स्कॉलर्स थे ना, जिन्होंने थोड़ी सी रिसर्च करी इस डार्क लेडी के बारे में, उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि जो डार्क लेडी थी ना, वो लूसी नीग्रो ही थी। अब हम ये देखेंगे कि सोनेट होता क्या है। जो सोनेट होता है, इट इज अ 14 लाइन पोम, 14 लाइनों की एक पोएम होती है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 2 तरह के सोनेट्स हैं, पेट्रार्कन एंड शेक्सपियरियन। अब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पेट्रार्क एक पोएट थे जिन्होंने एक तरह का सोनेट लिखा था, लेकिन शेक्सपियर वाला जो सोनेट है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है, वो पेट्रार्क से अलग है कुछ मामलों में। देखो, पेट्रार्कन सोनेट जैसे 14 लाइंस है ना, उसके 2 पार्ट्स हैं, 8 एंड 6। 8 लाइंस को हम बोलते हैं ऑक्टव एंड 6 लाइन को हम बोलते हैं सेस्टेट। तो ये हो गया हमारा पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियर ने क्या किया कि पेट्रार्क के जब सोनेट को पढ़ा तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं इसे थोड़ा सा अलग करूंगा, तो उन्होंने अपना एक वेरिएंट दिया, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्वार्टरन्स होती है, 4-4 लाइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लस एक कपलेट होता है एंड में 2 लाइंस का। तो बेसिकली क्या है तो दोनों के अंदर ये 14 लाइंस, लेकिन जो 14 लाइंस का जो सेग्रीगेशन है उन्होंने अपने हिसाब से कर रखा है। लेकिन जो पेट्रार्कन सोनेट है ना, उसमें जो शुरू की 8 लाइंस होती हैं और जो सेकंड पार्ट जो 6 लाइंस वाला है ना, उसमें थोड़ा सा इट इज अ स्लाइट चेंज ऑफ थॉट आपको दिखेगा पोम में। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि सोनेट एक पोम होती है 14 लाइन की। यूजुअली मोस्ट एलिजाबेथन लव पोएट्री वाज रिटन इन द ट्रेडिशन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट। जो एलिजाबेथन, देखो शेक्सपियर ने जब लिखा है ना, वो एलिजाबेथन पीरियड है, उसमें मैक्सिमम जो राइटर्स थे उन्होंने पेट्रार्कन सोनेट में लिखा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आज का जो पोम है, शेक्सपियर ने, मैंने बताया ना, शेक्सपियर ने अपना ही एक वेरिएंट बनाया सोनेट्स का, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं, तो वो है शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर मॉक्स ऑल द कन्वेंशंस ऑफ इट, उन्होंने अपना ही वेरिएंट बना दिया है ना, कि नहीं नहीं, मुझे किसी और के वेरिएंट की जरूरत नहीं है। और अभी हमने पढ़ा है कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, क्वार्टरन्स एंड कपलेट्स, है ना। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोम इज AB CD CD EF GG, ये राइम स्कीम होती है। एंड शेक्सपियर कंपोज द पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर। आपको ये याद रखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो चलो अब हम हमारी जो पोम है वो पढ़ते हैं।
अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें थीम्स क्या क्या यूज है। द मेन थीम ऑफ दिस पीस डील्स विद द कन्वेंशनल वे ऑफ ग्लोरीफाइंग अ स्पीकर्स बिलवड एंड हाउ शेक्सपियर लुक एट हर लेडी लव, है ना, कि कैसे लोग ना अपने बिलवड को ग्लोरीफाई करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों से कंपेयर करते हैं, है ना। और यहाँ पे शेक्सपियर ने अपनी जो बिलवड है उसकी ब्यूटी को कैसे कंपेयर किया है। इट इज अ मैटर ऑफ सीइंग अ ह्यूमन बाय हर वर्थ इन वंस लाइफ, है ना, कि कैसे आप अपने जो आपका जो पार्टनर होता है उसे उसकी वर्थ को कैसे पहचानते हैं, उनकी कमियों को देखते हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। यूजिंग फार फेच्ड कंपैरिजंस टू एलिवेट अ लेडी एक्चुअली एलोगेट्स द डिस्टेंस बिटवीन टू सोल्स, है ना, कैसे वो हम आगे पोम में पढ़ेंगे वो कैसे उसकी जो कमियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं इन कमियों के बावजूद भी शी इज माई बेटर हाफ एंड आई लव हर फॉर दैट। Shakespeare says they are at a similar level. Their love exists only this plane. He loves the lady as she already is. वो कहते हैं कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब सेम पॉइंट पे हम दोनों, कि मेरा जो हमारा जो लव है एक जैसा ही है, कि वो जैसी है मैं उसको उसी के लिए ही प्यार करता हूँ, कि जैसी है वैसी ही मैं उसे प्यार करता हूँ। शी डजेंट हैव एनीथिंग स्पार्कलिंग और ग्लोरियस इन हर लुक्स, के मतलब उसके लुक्स में इतना कोई स्पार्कलिंग ग्लोरियस इतना अट्रैक्टिव नहीं है वो। ये द स्पीकर ट्रीट्स हिज रिलेशनशिप एज रेयर, वो कहते हैं हमारा रिलेशनशिप बहुत ही रेयर है, जहाँ पे पूरी दुनिया अपने लव को ग्लोरीफाई करती है, अच्छी अच्छी चीजें बताती है, लेकिन मैं जो मेरी बिलवड है वो जैसी भी है मैं उसको प्यार करता हूँ, इसीलिए मेरा लव रेयर है, बाकियों की तरह दिखावे वाला नहीं है। दिस sonnet also taps into the theme of love and perception versus reality, है ना। लव है इसके अंदर, परसेप्शन है कि आप अपने प्यार को अपने बेटा को कैसे देखते हो, और रियलिस्टिक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी है उसने, वो हम आगे पॉइंट में देखेंगे। चलो, माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, इफ स्नो बी white, why then her breasts are done, if hairs be wires, ब्लैक वायर्स गोज ऑन हर हेड। यहाँ पे ना अपनी बिलवड की फिजिकल जो ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे राइटर, कि माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, जो मेरी मिस्ट्रेस है ना उनकी जो आंखें हैं सन की तरह इतनी ग्लोरीफाइंग नहीं, इतनी चमकीली नहीं है, चमक नहीं है उन आंखों में। कोरल कोरल एक तरह का रेड कलर का ना पत्थर होता है, जिसकी जो रेड कलर का होता है उसकी अंगूठी बनाई जाती है, एक लकी चार्म होता है वो। कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड, वो कह रहा है कि मेरी बिलवड के लिप्स से ज्यादा तो कोरल पत्थर रेड होता है। कहने का मतलब क्या है कि उसके लिप्स इतने भी रेड नहीं, इतने भी सुंदर नहीं है। इफ स्नोज बी व्हाइट व्हाई देन हर ब्रेस्ट आर डन, वो कहते हैं अगर स्नो व्हाइट है पर उसका कलर ब्राउन क्यों है। यहाँ डन का मतलब आप ये मान लो ग्रेइश ब्राउन, ब्राउन कलर को बोलते हैं हम, कि यहाँ ब्रेस्ट का मतलब उसका स्किन कलर की बात हो रही है कि उसका जो स्किन कलर वो ब्राउन है। इफ हेयर्स बी वायर्स, अगर बाल जो है ना उसको हम वायर बोले तो ब्लैक वायर्स है उसके सिर पे बहुत सारी। अब यहाँ पे जो पोएट है ना उन्होंने फिजिकल जो उसकी अपीयरेंस उसको रिप्रेजेंट किया है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यूज किए, जैसे कि स्नो है ना, नेचर से रिलेटेड है कि स्नो तो व्हाइट होती है बट वो तो ब्राउन है, ब्राउन ब्राउन मतलब वो डन, ब्राउन भी एक कलर ही नेचुरल कलर है ना। एंड विच और जो उसके बाल हैं ब्लैक वायर से कंपेयर किए, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने उसकी फिजिकल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट नेक्स्ट किया क्वार्टर है। की तरफ चल रहे हैं हम। आई हैव सीन रोजेस damasked red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks। यहाँ पे जो हमारे पोएट है ना वो क्या बोल रहे हैं, मैंने बहुत सारे आई सीन रोजेस, मैंने बहुत अलग अलग तरह के रोजेस देखे हैं, रेड व्हाइट, उसमें अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंसीज होती हैं, बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीज, के मतलब यहाँ पे उनके चीक्स को ना वो रोज के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे रोज रेड कलर का होता है, लेकिन मेरी जो बिलवड है ना उसके चीक्स रोज के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका जो कलर है वो ब्राउन कलर है। एंड इन सम परफ्यूम इज देयर मोर डिलाइट, वो कहते हैं कि जो परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है वो बहुत डिलाइटफुल होती है, बहुत अच्छी लगती है, अच्छी मानी जाती है। देन इन द ब्रेथ, वो कह रहा है मेरे बिलवड की जो ब्रेथ है ना, रीक का मतलब आप ये मान लो कि खराब सी स्मेल, जिसके अंदर से स्मेल आती है, तो वही कह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एक तरफ परफ्यूम के अंदर तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, दूसरी तरफ क्या है, मेरे बिलवड की ब्रेथ में से बदबू आती है। बट वो देखो राइटर ने शुरू में बोला था ना कि वो चाहे जैसी भी है
है ना, मैंने उसको उसी के फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे वो ये सब बातें बता रहे हैं, यहाँ पे कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, जो है जैसा है वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ऐसी ही है भाई, उसमें से स्मेल आती है तो आती है तो मेरे बिलवड ही, वो ये सब बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो जो एलिजाबेथन पोएट्री थी ना उसके टाइम पे जो अपनी बिलवड को जो बाकी पोएट्स कंपेयर कर रहे थे, बहुत ग्लोरीफाई करके कर रहे थे, और वो एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन थी बिलवड की। यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि हम मेरी बिलवड जैसे मैं उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई लव टू हियर हर स्पीक येट वेल आई नो that music had a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. अब यहाँ पे राइटर क्या कहना चाह रहे हैं कि I love to hear her speak, कि मैं मुझे अच्छा लगता है जब वो बोलती है ना, मुझे उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। Yet well I know, जबकि मैं जानता हूँ कि that music had a far more pleasing sound, कि उसकी आवाज से ज्यादा अच्छा साउंड म्यूजिक में है, बट फिर भी मुझे मेरी बिलवड से प्यार है, उसकी आवाज जैसी भी है मुझे अच्छी लगती है। आई ग्रांट आई नेवर सो अ गॉडेस गो, कहता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी ना गॉडेस को देखा नहीं है जाते हुए, या फिर किसी गॉडेस को नहीं देखा मैंने। माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स ट्रीड्स ऑन द ग्राउंड, कि मेरी जो मिस्ट्रेस है, मेरी जो बिलवड है, व्हेन शी वॉक्स, जब वो चलती है, यहाँ ट्रेडमिल से ये शब्द है, अगर आपको ट्रेडमिल पता है, ट्रेड्स का मतलब ही होता है वॉक, कि जब वो ग्राउंड में चलती है तो मे बी वो जैसे चलती है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि मैंने भगवान को तो कभी देखा ही नहीं, गॉडेस को तो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, पर मेरी जो मिस्ट्रेस है जब वो चलती है तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो जैसे भी चलती है। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन में भी देख लेते हैं। एज ही कंटिन्यूज टू राइट he admits that he loves to listen to her voice when she speaks, है ना, मैंने आपको बताया कि उसकी आवाज जैसी भी है वो म्यूजिक की जैसे मीठी नहीं है, बट उसको अच्छी लगती है जैसी भी है। He has never seen a goddess go, but his mistress walks on the ground. इस लाइन में वही बता रहा है that line in particular seems almost openly satirizing the tradition itself, as it is well known that many Elizabethan poets would have compared their lovers to things that mortals could not achieve, leaving the realm of human to enter the pantheon of the gods. कहने का मतलब क्या है, एलिजाबेथन पोइट्स ने अपनी जो बिलवड है उनको कुछ ज्यादा ही गॉड से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे राइटर यही कह रही है कि मैंने किसी गॉडेस को आज तक देखा तो नहीं है, पर मेरी बिलवड जैसे भी चलती है, जैसे ही वॉक करती है, मुझे वो वैसे ही अच्छी लगती है। लास्ट की 2 लाइन्स देख लेते हैं। एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी शी बिलाइड विद फॉल्स कंपेयर। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैं फिर भी, एंड बाय हेवन, मतलब बाय हेवन का मतलब बाय, यहाँ पे गॉड का रेफरेंस दिया हुआ है कि जो मेरा लव है ना वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि मैंने उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी वो है, चाहे उसमें से स्मेल आ रही है, चाहे मुझे उसकी आवाज नहीं भी पसंद है, वो मुझे जैसी है वैसी ही पसंद है। क्यों? आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी शी बिलाइड, बिलाई का मतलब होता है फॉल्स, समथिंग विच इज नॉट ट्रू विद फॉल्स कंपेयर, कि मैं उसको गलत चीजों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब मेरा लव इसलिए रेयर है कि मैं बाकी लोगों की तरह फॉल्स कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, गलत कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बड़ा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, वो जैसी है मुझे वैसे ही पसंद है। और आपको ना रिपीटेशन ही दिखेगा, वो बार बार एक ही चीज कर रहा है, वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। Despite her shortcomings, the poet insists that he loves her not because she is a goddess, not because she is an unattainable beauty, but because she is his and because she is real, कि वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। He loves her for what the reality is and not because he can compare her to beautiful things, है ना, वो उसको इसलिए प्यार करते हैं कि वो जो है जैसी है वो रियल है ना, इसलिए नहीं कि वो जो उसकी फॉल्स कंपैरिजंस कर रहा है, जैसे कि बाकी शेक्सपियर के अलावा बाकी पोएट्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ी सी ना जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये देख लेते हैं। अब हमने ये देखा है ना कि अपनी पूरी पोएम में ना वो अपनी बिलवड को कंपेयर कर रहा है रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, है ना। तो पहला हमारा है सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को यूजिंग लाइक और एज, लाइक या एज फॉर्म में कहीं भी आएगा तो विच मीन्स कि वहां हमने सिमिली यूज किया। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक, यहाँ पे जो लाइक है वो कंपैरिजन है, आप इसे बोल सकते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन है। और मेटाफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जहां पे हम कंपेयर तो कर रहे हैं दो चीजों को, लेकिन वहां पे लाइक और एज का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
दैट म्यूजिक है द फार मोर प्लीजिंग साउंड, है ना, म्यूजिक, जो म्यूजिक को अपने बिलवड की वॉइस से कंपेयर किया है यहाँ पे पोएट ने। इसके बाद होता है हाइपरबोल, ये कौन कौन सी लाइंस में आया है, देन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्टर रीड्स, है ना। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, यहाँ पे हाइपरबोल का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना, कि मतलब इतनी स्टिंकी उसकी ब्रेथ है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, पर वो कह रहे हैं मैं रियल बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। आयरनी का मतलब होता है कटाक्ष करना। यहाँ पे राइटर ने ना अपनी पोएम की लाइन से जो कंटेम्प्रेरी जितने भी राइटर्स है ना, आयरनी की है, आयरनिकल स्टेटमेंट दी है कि बाकी तो जो राइटर्स है वो अपने लव की जो ब्यूटी है, लवर की जो ब्यूटी है उसको मतलब बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कोई सन से कंपेयर कर, लेकिन मैंने जो अपनी बिलवड की जो ब्यूटी है ना, जैसा है वैसा ही आप लोगों को बताया। अगर उसमें से स्मेल आती है तो आती है ना, उसकी वॉइस ज्यादा अच्छी नहीं है तो नहीं है। तो ये सब आयरनिकल स्टेटमेंट्स दी हैं इस पोम में राइटर ने। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन जो नहीं है फिलहाल यहाँ पे, उसके बारे उसको मेंशन करना। तो यहाँ पे हमारी जो डार्क लेडी है उसको मेंशन किया, वो इस पोम में है नहीं कहीं पे, बस उसके का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस पोम में यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ सर्टेन साउंड। यहाँ पे देखो पोम के अंदर ना, जैसे हियर हर स्पीक, हियर में का एच और हर का एच दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसी रिपीटेशन साउंड को हम एलिट्रेशन बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। सो गाइज ये हमारी पोम थी। आई होप कि आपको सोनेट नंबर 130 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। And that's it for today's video. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you for watching this video. Thank you.